हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर डिस्कस किए थे और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किस तरह से डिफाइन किया गया है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस फंक्शन को, ग्राफ्स क्या है, ठीक है, डोमेन, रेंज, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ए। ठीक है, यहां पर जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक, ऐसे पढ़ते हैं, रीड एज लॉग एक्स टू दी बेस ए। ठीक है, लॉग एक्स टू दी बेस ए, जहां पर x यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और यहां पर a क्या है, वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि a किस टाइप का वैल्यू है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग देखे थे y इक्वल टू a की पावर x, और ये तब डिफाइंड होता था जब a क्या होता था, a बिलोंग्स टू r प्लस एक्सेप्ट 1। सेम फंडा यहां पर अप्लाई होने वाला है, सेम चीज यहां पर अप्लाई होने वाला है। लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इसके बेस में जो वैल्यू होती है वो इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए, r प्लस एक्सेप्ट 1। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब बात अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की करें या लॉगरिथमिक फंक्शन की करें, दोनों में a जो है वो सेम सेट ऑफ वैल्यूज लेता है। ठीक, तो अब यहां पर देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव, यहां पर देख लें पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव वैल्यू में मात्र एक वैल्यू है 1 जिस पर ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक, तो a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं लॉग यहां पर। अच्छा, इसके पहले हम ग्राफ देख लेते हैं इसका, कि ग्राफ किस तरह से बनता है। इसका ग्राफ स्टूडेंट इस तरह से बना होता है हम लोग, और ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। ठीक, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है और आप देख सकते हैं किस तरह का ग्राफ बन रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम अगर इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो ग्राफ देख के आपको डोमेन और रेंज मतलब बताने आता है, तो आप बताएं कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही इसका ग्राफ है, यानी आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वेंशन प्लस प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस। इसका मतलब कि यहाँ पर एक चीज तय है कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी x यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, वो क्या होगा हम लोग का, 0 से इंफिनिटी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं r प्लस, इसको हम लोग r प्लस भी बोल सकते हैं। या इसका मतलब कि लॉग तभी डिफाइंड होगा जब x क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये इसके डोमेन की बात हो गई। अब अगर स्टूडेंट इसके रेंज की बात कर ले, तो इसके रेंज की बात कर ले, तो रेंज में देखेंगे, आप देख सकते हैं ग्राफ नीचे चलते चला जा रहा है, ये ऊपर चलते चला जा रहा है। तो अगर रेंज की बात करें तो माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। तो रेंज इसका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी यहाँ पर क्या होगा, r। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर, राइट, रियल नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखें, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि इसका जो आउटपुट होगा, यानी y की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, ग्रेटर देन क्या लेंगे, 0। सो इसका मतलब कि इस फंक्शन के इनपुट में ना, इनपुट में हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, और इसका जो आउटपुट होगा, यानी ये जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये इसके रेंज की बात होगी। अब स्टूडेंट इसके डोमेन और रेंज की अगर एसिम्पटोट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y एक्सिस इसका क्या है, एसिम्पटोट है। ठीक है, कर्व की टेंडेंसी, ठीक है, ये y एक्सिस की टेंडेंसी क्या है, देखिए आप एसिम्पटोट के ऊपर हम लोगों ने एक लेक्चर दिया है, वो जाके देखें। ठीक है, y एक्सिस यहाँ पर क्या बन जाने को है, टेंजेंट बन जाने को है जब y टेंड्स टू क्या है, माइनस इंफिनिटी। यानी जब y माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये y एक्सिस जो है उसकी जो टेंडेंसी है इस कर्व के ऊपर टेंजेंट बन जाने को है। ठीक, तो टेंडेंसी है, ठीक है, टेंजेंट बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसकी जो टेंडेंसी होगी, y एक्सिस की जो टेंडेंसी होगी वो टेंजेंट बनने की होगी। ठीक है,
ऑब्वियसली बात है कि ये जो कर्व है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर ये कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गया तो x के उस पॉइंट पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और जबकि यहाँ पर x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि लॉगरिथमिक फंक्शन में, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन में यहाँ पर इनपुट के रूप में हम 0 नहीं ले सकते। तो इसके एजिम्पटोट्स की बात कर ले, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट होगा वो क्या होगा, y एक्सिस, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, ठीक है। y एक्सिस इसका क्या है, एजिम्पटोट है, ठीक है। y एक्सिस इसका क्या है, y एक्सिस इसका क्या है, एजिम्पटोट से। अब इसके रूट की बात कर ले अगर, तो आप देख सकते हैं इसका रूट x एक्सिस को मात्र एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0, ठीक है, 1,0, ठीक है। अब ये 1 कैसे आया, ठीक है, वो देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कर्व ने इसका रूट, मैं इसके क्या निकालने की बात कर रहा हूँ, रूट निकालने की बात कर रहा हूँ। तो अब जब हम इसका रूट निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसका मतलब log x टू द बेस a इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, 0, ठीक है। log x टू द बेस a 0 के कब बराबर होगा, जब x इक्वल टू कितना होगा, 1, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, आप लोग log की प्रॉपर्टी जानते होंगे, ठीक है। log का प्रॉपर्टी अपनों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां से आप जाके देख ले, आपको पता होना चाहिए log 1 टू एनी डिफाइंड बेस, ठीक है। log 1 टू एनी डिफाइंड बेस क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसी तरह से log 1 टू एनी डिफाइंड बेस आप ले लें, वो क्या होता है, 0, ठीक। तो ये y इक्वल टू 0 तभी आएगा जब x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो ये इसके रूट की बात हो गई। तो इसका रूट क्या होगा, ठीक है, रूट क्या होगा हम लोग का, 1, ठीक, ठीक। और नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा, 1। तो यहाँ पर रूट यहाँ पर 1 हुआ और नंबर ऑफ रूट्स भी क्या होगा, 1 के ही बराबर होगा। नंबर ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो वो क्या होगा, 1। नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या है हम लोग का, 1 के बराबर है, ठीक है। और रूट का नाम क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक। इस 1 पर इसके y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब इसका एकमात्र रूट है जो कि क्या है, 1। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, यहां तक आप लोग देख लिए होंगे। अब देखिए इसका भी ग्राफ जो बनेगा वो 2 केस में बनेगा। ये कब बनेगा, ऐसा ग्राफ कब बनेगा इसका, जब इसका a ग्रेटर देन क्या होगा, 1। अब दूसरे के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट कर ले आप लोग। अब देख लेते हैं, ठीक है, इसके दूसरे केस के ऊपर डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किया था। अब देख लेते हैं कि अगर इसी में देख लेते हैं कि अगर ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब ये y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 3 का ग्राफ है, ये y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 4 और लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द बेस, यहां पर अगर बात कर ले 2। तो आप देखें, यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है यहां पर कि यहां पर बेस का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। 3 से क्या हो गया, 4। जब 3 से 4 आया, ठीक है, जब 3 से 4 आया तो ये ग्राफ क्या हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ बेंट कर गया, ठीक है। अब जब यहां पर 3 से यहां पर क्या आया, 2, तो ग्राफ क्या हो गया, इसके क्या हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है। इसका फंडा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उल्टा होता था, ठीक है, आपको याद होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ बेस का जो वैल्यू बढ़ता था तो ग्राफ क्या हो जाता था, ऊपर चला आता था, ठीक है। और इधर जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, ध्यान से देख ले। इधर ये वाला पार्ट क्या है हम लोग का, ध्यान से देख ले, ये वाला पार्ट log x टू द बेस 2 का है। उसी तरह से ये वाला पार्ट y इक्वल टू log x टू द बेस 3 का है। ओके, अब इसके पीछे क्या फंडा है, क्या लॉजिक है, वो देख लेते हैं। सिंपल सा आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और वो हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू क्या ले लो, 1, ठीक है, y इक्वल टू 1। तो मैं ये बता रहा हूं इसी कारण कि क्यों 4, मतलब 3 का वैल्यू 3 से क्या होगा, 4 होगा, तो क्यों ये नीचे आ जाएगा और क्यों ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो देखिए
y इक्वल टू 1 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसने ग्राफ को, इसके ग्राफ को यहां पर इंटरसेक्ट किया, इसके ग्राफ को यहां पर इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, और इसके ग्राफ को यहां पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब देखिए यहां से तीनों से ना आप x की वैल्यू निकाल ले कि x की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है। ठीक है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक, तो आप देखो यहां पर y इक्वल टू 1 रखते हैं, तो देखो log x टू द बेस 2। ठीक, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से तो log x टू द बेस 4। ठीक है, यहां पर y की वैल्यू क्या रख रहा हूं, ठीक है, यहां पर y की वैल्यू क्या रख रहा हूं 1। ठीक है, तो आपको याद होगा, ठीक है, कि ये वाला रिजल्ट, ये वाला प्रॉपर्टी याद होगा, log a टू द बेस कितना होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी log 2 टू द बेस 2 कितना के बराबर होता है 1 के, log 3 टू द बेस 3 कितने के बराबर होता है 1 के। ठीक है, तब जब ये दोनों मैच कर जाते हैं तब वो क्या दे देता है 1 के बराबर। तो log x टू द बेस 4 यानी 1 के बराबर। ठीक है, मतलब किस y, मतलब y की वैल्यू 1 किस x के लिए आएगा। ठीक है, यानी y की वैल्यू जो 1 है x के किस वैल्यू के लिए आएगी। तो यहां पर देख सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 1 के बराबर तभी होगा जब ये दोनों क्या होगा सेम होगा, ये दोनों क्या होगा सेम होगा। देखिए ये दोनों जब सेम होगा तभी ये 1 के बराबर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो y की वैल्यू 1 किस x के किस वैल्यू पर आएगी। ठीक, तो यहां पर देखिए log x टू द बेस 3 इक्वल टू कितना है 1, तो x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा 3। ये यहां पर x की वैल्यू जब 3 आएगी तभी तो ये क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये क्या हो गया हम लोग का 4 के बराबर, ये क्या हो गया हम लोग का 3 के बराबर, और सिमिलरली ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये एनफ है ये बात समझाने के लिए कि क्यों a की वैल्यू बढ़ती है तो ग्राफ क्या हो जाता है नीचे चला आता है। ठीक है, सेम वैल्यू y की सेम वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए ये ग्रेटर x लेगा। ठीक है, और ये उससे क्या होगा कम लेगा, और ये उससे भी क्या लेगा कम लेगा। ठीक है, ओके, तो ये से इसका ग्राफ हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे केस के ऊपर। ठीक, जब दूसरा केस लूंगा तो देखते हैं केस 2 की अगर बात कर लें, केस 2 जब a क्या होगा 0 से क्या होगा 1। ठीक है, तो ग्राफ किस तरह से होगा, तो इस केस में ग्राफ इस तरह से हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखें यहां पर, ना ही डोमेन चेंज होगा, ना ही रेंज चेंज होगा, ना ही एजिम्पटोट का इक्वेशन चेंज होगा, ना ही रूट का नाम चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस ग्राफ इस तरह से एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, बस तो यहां से इसका मतलब ये किस टाइप का ग्राफ है, ये y इक्वल टू 1/2x हो गया, या y log x जिसका बेस मतलब पकड़ लो ना, जिसका बेस क्या है 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो 1/4 ले लो। ठीक है, तो इस तरह से y इक्वल टू log x 0.5 ले लो। ठीक, तो इस तरह से ये मतलब इस टाइप का जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसके ग्राफ का शेप क्या होगा ऐसा होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं एक इसमें log x टू द बेस e के ऊपर, जो कि ज्यादा यूज में आता है। ठीक, तो y इक्वल टू log x टू द बेस e। ठीक है, ठीक ऐसे लिखते हैं ना, एक बार ध्यान से देखिएगा, log के सामने x और इसके नीचे ना g के जस्ट बगल में ऐसा कर देता हूं, राइट, ऐसा, और इसके नीचे ना एक छोटा सा e। ठीक है, या यहाँ पर अगर 2 लिखना चाहो या यहाँ पे लिखना चाहो, ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। ठीक है, जल्दीबाजी में हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हाँ जल्दीबाजी में चलो log 4 टू द बेस 5 लिख दिया जल्दीबाजी में। ठीक है, लेकिन लिखने का सही तरीका जो है ये है। ठीक, तो कोशिश करेंगे बेस को नीचे लिखने का। ठीक, तो अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं ln x। ठीक है, log x टू द बेस e, इसको क्या लिखते हैं
ln x और e क्या है हम लोग का इरेशनल नंबर 2.718 समथिंग, इसका क्या होता है वैल्यू होता है। इसका मतलब देख सकते हैं कि इसका जो बेस है वो कैसा ग्राफ बनेगा, 1 से बड़ा है, इसका बेस 1 से बड़ा है। तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो y इक्वल टू ln x का जो ग्राफ होगा ये होगा, बाकी सब चीज क्या है सेम है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज में आता है हम लोग का। ठीक है, तो इसको नोट कर ले हम लोग। तो स्टूडेंट्स इसके डोमेन रेंज की बात हो गई। ठीक है, ग्राफ की बात हो गई। ठीक है, तो ये हम लोग का था लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, सिंपल सा था, ये सब आप लोग पढ़े होंगे पहले भी 11th स्टैंडर्ड में। प्रॉपर्टीज वगैरह तो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज आप लोग बेसिक मैथ्स में पढ़े होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।